आप सभी का लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में पुनः स्वागत है। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम मिश्रण के घटकों को हम किस विशेष विधि द्वारा अलग अलग करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ और इसी तरह की विधियों को जानेंगे। तो आज सबसे पहला जो है वो हम जानते हैं कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण से हम उन द्रवों को कैसे अलग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर पानी और एसीटोन ले लेते तो पानी और एसीटोन दोनों घुलनशील द्रव हैं। अब अगर उनसे कहा जाए कि पानी अलग किया जाए और हमारा एसीटोन अलग किया जाए तो कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक विशेष विधि का प्रयोग हम करते हैं और इनमें क्या किया जाता है, दोनों के मिश्रण को लिया जाता है और दोनों के मिश्रण को करने के साथ साथ ही कुछ वाष्पित होता है, एक कोई घटक वाष्पित होते हैं और ये घटकों को यहाँ पानी के द्वारा, ठंडे जल के द्वारा ठंडा किया जाता है ताकि ये वाष्प फिर द्रव के रूप में बदल जाए और ये द्रव हमारा अलग हो गया। तो इस विधि को आश्वन विधि कहते हैं क्योंकि इसमें गर्म करके उसके वाष्प को फिर ठंडा करके हम दूसरा द्रव को प्राप्त किए। तो हम जानते हैं कि अगर इसमें दो द्रव मिले तो उसके कथनांक अलग अलग होंगे। कोई पहले वाष्पित हो जाता है, कोई बाद में वाष्पित हो जाता है। तो जो पहले वाष्पित हुआ उसको हम अलग कर लिए, जो बाद में रह गया वो अलग ही रह गया। तो इस पूरे विधि को हम आसवन विधि कहते हैं। अब इसी तरह से अगर एक से अधिक अगर हमारे द्रव मिश्रित हैं और उनका तापमान जो है वो क्वथनांक जो है वो 25 केल्विन से भी कम हो तो उसके लिए हम एक दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं जिसको हम प्रभाजी आश्वन विधि कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम हो, हम प्रभाजी विधि से उसको हम अलग करते हैं। जैसे पेट्रोलियम में डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, उनके क्वथनांक के बीच का अंतर कम है तो उसको हम लोग इस विधि से पेट्रोलियम से उसके घटक को अलग करते हैं। उसी तरह वायु में उपस्थित जो नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और भी जो उसके घटक हैं उसको भी हम इसी प्रभाजी आश्वन विधि द्वारा अलग करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे हम जो वायु से वायु के गैस को हम अलग करेंगे। बच्चों, अब हम जानते हैं कि वायु से हम उनके घटकों को यानी उनमें जो मौजूद गैसों को हम अलग कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे अलग करेंगे। सबसे पहले वायु को जो गैसीय अवस्था में है अगर हम उसको द्रव अवस्था में बदलें तो आप पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि हम कैसे ताप और दाब के प्रभाव से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते हैं। तो वायु गैस है, अगर उसको हमको द्रव की अवस्था में लाना है तो हम क्या करेंगे, उसका दाब अधिक और ताप को कम कर देते हैं। इससे क्या होगा कि वायु जो है हमारे द्रवित रूप में आ गया, द्रवीय वायु। अब इस द्रवीय वायु को हम गर्म करते हैं और गर्म के इसके पहले हमने जो आसवन विधि में देखे ठीक उसी तरह से यहाँ भी है। आसवन विधि में ही बस एक प्रभाजी आसवन कॉलम, इसको कहते हैं प्रभाजी आसवन कॉलम, ये जोड़ा जाता है और यहाँ पर जब हम वायु को गर्म करते हैं तो वायु के जो घटक हैं वो वाष्पित होकर इस कॉलम प्रभाजी आसवन कॉलम में जाते हैं। और हम जानते हैं कि वायु के जो अलग अलग गैस हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ये सबका क्वथनांक अलग अलग होता है। तो अब अगर मानिए कि -183 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो भाप यहाँ से निकला और जो ठंडा होकर एकत्र हुआ तो वो हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन। उसी तरह से -186 में जो यहाँ से गर्म हुआ और निकला तो वो हमारा आर्गन हुआ। हम और उसी तरह से उसके आगे जब जाते हैं, जब इसका तापमान -196 डिग्री सेल्सियस रखा गया तो ये जो है जो हमारा वाष्प निकला उसको अलग बर्तन में एकत्र कर लिया। तो इस तरह से इसी द्रवित वायु से अलग अलग तापमान पर हम 3 अलग अलग गैस को प्राप्त किए। तो इसी विधि को हम लोग प्रभाजी आश्वन कहते हैं। ये प्रभाजी कॉलम में
हमारा शीशे का टुकड़ा होता है, जो कि यहाँ से जो वाष्प निकले उसको संघनित करने में मदद करता है, संघनित करता है। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं कि वायु से उनके गैसों को हम प्रभाजी आसवन विधि द्वारा कैसे अलग करेंगे। बच्चों, अब हम जानेंगे कि किसी अशुद्ध नमूने से हम शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को कैसे प्राप्त करेंगे। तो शुद्ध कॉपर सल्फेट को जो भी नमूना आपको दिया गया है उसको हम पहले जल में घोलते हैं। घोलने के कारण जो अशुद्धियाँ हैं, जो जल में अविलेय अशुद्धियाँ हैं वो रह जाएंगी। तो इस विलयन को पहले हम छानते हैं। छानने से जो अशुद्धियाँ हैं वो अलग हो जाएंगी। अब जो हमें शुद्ध जो विलयन प्राप्त हुआ है उसको हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं। छोड़ने पर उस विलयन में नीचे आप शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को देख पाएंगे। तो इस विधि में हमने क्या देखा कि हम ठोस रूप में, क्रिस्टल के रूप में शुद्ध पदार्थ को प्राप्त किए, और यह विधि कहलाई है क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से अलग किया जाता है। बच्चों, इस विधि का प्रयोग हम अशुद्ध नमक से जो है नमक को शुद्ध नमक प्राप्त करने में भी करते हैं। फिटकिरी अशुद्ध है तो उससे भी शुद्ध फिटकिरी को भी प्राप्त करने में ये किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम नमक को वाष्पीकरण विधि द्वारा ही अलग करते हैं, लेकिन बच्चों ये वाष्पीकरण से भी ये अच्छी विधि है क्रिस्टलीकरण, क्योंकि वाष्पीकरण करने में जब हम गर्म करते हैं पदार्थ को तो बहुत सारी अशुद्धियाँ भी उसमें विलीन हो जाती हैं। गर्म करने से वो घुल जाती हैं, इसके साथ साथ ही वो टूट भी जाती हैं अशुद्धियाँ और उसमें मिल जाती हैं। तो इस तरह से वाष्पीकरण से भी अच्छी विधि है ये क्रिस्टलीकरण। तो बच्चों, आपने इस पूरे वीडियो में आपने बहुत सारी विशेष विधियों को देखा जिसमें हम किसी भी पदार्थ से, अशुद्ध पदार्थ से शुद्ध पदार्थ या किसी भी मिश्रण से उसके अवयवों को हम अलग कर सकते हैं। थैंक यू।